भारत चीन संबंध। तो भारत चीन संबंध में पहले तो जो है पृष्ठभूमि समझना है और फिर जो है आवश्यकता जानना है कि भाई भारत क्यों संबंध बनाना चाहता है चीन से और चीन क्यों संबंध बनाना चाहता है। और फिर इसके बाद में बताया कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से संबंधित प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए सीमा विवाद है और सीमा विवाद का मुद्दा है, एक तो सामान्य सीमा विवाद का मुद्दा है और एक मुद्दा जो है सीमा विवाद में ही जो है मान लीजिए 150 शब्द में आ सकता है। लद्दाख क्षेत्र वाला जो विवाद हुआ था पेंगोंग वाला, तो ये जो है वो विवाद आ सकता है। तो एक तो सीमा विवाद भी समझना है और साथ ही जो है इसी के साथ उसको भी पढ़ा दूंगा, अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 150 शब्द जो है पेंगोंग, उसको पेंगोंग पूरा कहते हैं, पेंगोंग सो विवाद, क्षेत्र का विवाद, ये अलग से भी 150 शब्द आ सकता है। सीमा विवाद पर मान लीजिए अलग से प्रश्न आता है, उसका अलग से पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि सीमा विवाद के बाद जो है जैसे मैं बताया मुक्तक माला सिद्धांत है, मुक्तक माला सिद्धांत आया हुआ भी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, या मान लीजिए दक्षिणी चीन सागर का विवाद, दक्षिणी चीन सागर का विवाद। अब देखिए नदियों का जो विवाद है थोड़ा सा, तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो आता रहता है 150 शब्द में। ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद, जैसे सीपैक है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या मान लीजिए जो है ओबोर है, उसी को तो अब ओबोर कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, इस तरह मुद्दे वहाँ से प्रश्न आता है। अब डोकलांग विवाद था तो खत्म हो गया, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो नए नए मुद्दे हैं उस पर काम करने की जरूरत है। दक्षिणी चीन सागर का विवाद चलता ही रहता है। मुक्तक माला सिद्धांत एक ट्रेडिशनल चीज़ है तो वो हम लोग को जानना चाहिए। लद्दाख वाला विवाद है उसको पढ़ाई दूंगा, इसी को लद्दाख का विवाद कहते हैं। तो ऐसे जो विवाद आते हैं उस पर हम लोग को ध्यान रखना है। ताइवान का विवाद पढ़ा देता हूँ। अभी जो है आप जानते हैं कि जो बाइडेन साहब का यात्रा हुआ था पिछले महीने ताइवान, तो आपको ध्यान होगा कि जो बाइडेन साहब ने कह दिया कि वन चाइना पॉलिसी पर उन्होंने टिप्पणी कर दिया, तो आप जानते हैं कि चीन के विदेश मंत्री काफ़ी नाराज थे। तो थोड़ा सा जो है ताइवान का क्या विवाद है, ताइवान का विवाद, ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना उस पर 150 शब्द का प्रश्न आता है। आप लोगों को पेपर पत्रिका में क्यों कहता हूँ पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं कहता हूँ उससे उत्तर लिखना है। वो जानेंगे तो आपको दो फायदा हो जाएगा। पहला चीज़, जैसे मान लीजिए अब हम पेपर पढ़ते हैं तो हमको पता चल गया जो बाइडेन साहब गए और कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो उन्होंने बोला, और उसके बाद चीन के विदेश मंत्री ने बोला कि नहीं भाई ये वन चाइना पॉलिसी जो है उसके तहत ये है, तो ये विवाद शुरू हुआ। तो थोड़ा सा ताइवान का विवाद, आप जानते हैं कि ताइवान में जो है अमेरिकी सेना भी इस समय रहती है, ताइवान को जो है अमेरिका सहायता भी देता है। और दूसरी तरफ देखे होंगे कि कहीं न कहीं ताइवान में जो है वह चीन बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब आ सकता है 150 शब्द में, इतना ही रखना है। अब बाकी तो मान लीजिए वही उन्हीं सब मुद्दों को पूछता है। जैसे आप सबसे पहला काम है कि जीएस सेकेंड आप पढ़ते हैं, 10 साल का पेपर लेके आईआर में देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं पूछता, आईआर में कोई कठिन नहीं पूछता है। आप ये बताइए ताइवान पर विवाद आया, दक्षिणी चीन सागर पेपर में निकलता रहता है, संपादकीय लेख निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद चलता रहता है, कब पढ़ेंगे? यही सब तो आएगा यहाँ। मतलब ये नहीं है कि जो है चीन के साथ हमारा क्या संबंध बना, क्या समस्या, वो तो लिखा ही जाएगा, उसमें क्या है, वो तो मान लीजिए विश्लेषण है, वो तो हो ही जाएगा। जो विवाद है वो हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए चीन के साथ संबंध बना है, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में संबंध बना है, क्या क्या समस्या है, वो तो विश्लेषण में लिखवा ही दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो तो विश्लेषण है, वो तो नोट्स में भी लिखा है, मैं भी लिखवा दूंगा। लेकिन जो मुद्दे हैं उनको समझना है कि क्या क्या संबंध हमारा बना है और किन किन क्षेत्रों में हमारी समस्या है। और भी कोई मुद्दा होगा, अब जो हमको याद आया मैं लिख दिया हूँ। अब जैसा समझिए, पहले पृष्ठभूमि समझिए थोड़ा सा। देखिए जो चीन है, चीन की जो विदेश नीति है ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो ऐतिहासिकता है, दूसरा कारक जो है व्यक्तिवादी कारक है, व्यक्तिवादी कारक है, और तीसरा कारक जो है आधुनिकीकरण है। ये 3 कारक जो है चीन के विदेश नीति में दिखाई देता है। तो देखिए ऐतिहासिकता का मतलब क्या है? ऐतिहासिकता का मतलब होता है कि चीन जो है, जैसे भारत प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृति का वाहक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता, तो चीन भी उसी के समकालीन है। चीन भी प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृति की बात करता है। जो प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृति की बात करेगा और अपनी श्रेष्ठता की बात करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि पड़ोसी देशों के साथ जो है अधीनस्था का संबंध बनाना चाहता है। पड़ोसी देशों को बराबरी का दर्जा चीन नहीं देना चाहता है। अभी मैं आपको जो है, मान लीजिए वियतनाम है, जिसे आपको ध्यान होगा वियतनाम पर आक्रमण किया 1979 में, फिर आप देखे होंगे कि भारत पर आक्रमण किया। तो आप देखते हैं कि ये सब जो आक्रमण उसने किया वो अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए किया और साथ ही साथ भारत को नीचा दिखाने के लिए किया। एफ्रो एशियाई देशों का स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करता
अपने को मानता है। और ये मानता है चीन कि हमारा जो क्षेत्र है, ये जो चीन है, चीन के आसपास का जितना क्षेत्र है सब हमारा ही है। चीन का मानना है, उसको बोलते हैं मिडिल, अभी लिखवा दूंगा थोड़ा थोड़ा, पहले सुनते रहिए। मिडिल किंगडम कंसेप्ट। मिडिल किंगडम कंसेप्ट का मतलब होता है कि ये चीन है और चीन के आसपास का जितना क्षेत्र है सब चीन का ही है, सब चीनी संस्कृति ही है। तो चीन मानता है कि सीमाओं का निर्धारण जो है औपनिवेशिक काल में हुआ था, अंग्रेजों ने कल छपट करके सब इधर उधर करके हमारा सब ले लिया, और जब भी चीन मजबूत होगा सब वापस लेकर रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि आप लोग मैप में देखते होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है ताइवान पड़ेगा, यहाँ पर ताइवान पड़ेगा, फिर ताइवान के नीचे आएंगे तो हांगकांग पड़ेगा, फिर जैसा और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है मकाओ पड़ेगा। याद आया सब? तो ये जो आप देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो जिनजियांग प्रांत है, वो टर्की का क्षेत्र था, मिला लिया सब। वहाँ मुस्लिम लोग रहते थे, 90% वहाँ मुस्लिम लोग थे, सब मरवा दिया। वहाँ पर केवल जो 20-25% मुस्लिम लोग बच पाए हैं बस। तो सब आसपास के सब क्षेत्रों को मिला लिया। हांगकांग किसका था? हांगकांग किसका था? अमेरिका का था। हांगकांग अमेरिका का था। सोचिए, अमेरिका से हांगकांग को ले लिया। हांगकांग ब्रिटेन का नहीं, अमेरिका का। आपको ध्यान होगा मकाओ किसका था? पुर्तगाल का, वो भी हड़प लिया। अब देख रहे हैं कि ताइवान का नंबर है, ताइवान को भी कहता है कि पूरा हमारा ही है। तो इस तरह से मैं एक एग्जाम्पल बताया कि ये मिडिल किंगडम कंसेप्ट, हम लोग का भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश सब हमारा ही है, ये ऊपर वाला कश्मीर के ऊपर वाला सब लद्दाख वाला बेल्ट वही हमारा ही है, तभी तो इधर उधर करता रहता है। उसकी विदेश नीति का वो अंग है, उसका स्वभाव है। इस तरह की इतिहास वो रखता है कि हांगकांग, मकाओ, ताइवान, तिब्बत, देखिए तिब्बत को भी तो मिला लिया। तो जितना आसपास का क्षेत्र है वो समझता है सब हमारा है और सब हमको मिलाना है, और इस तरह से व्यापक चीन की अवधारणा को देखता है। और यही व्यापक चीन की जो अवधारणा है उसको वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। ऐतिहासिकता लिखिए 4 लाइन। कभी ऐसे उससे आएगा ना तो बेस उस मजबूत कर दूंगा ना, बढ़िया से ऐसे लिखिए। भारत चीन संबंध तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसी में लिखिए ऐतिहासिकता में कि चीन प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृति की बात करता है। चीन प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृति की बात करता है। विदेश नीति का मतलब जो संबंध रखते हैं ना, फैक्ट, वो विदेश नीति नहीं होता है, तभी तो नंबर नहीं मिलता है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, अभी मैं समझाने के बाद आपको पढ़ाऊंगा कि भारत क्यों संबंध बनाना चाहता है, चीन क्यों संबंध बनाना चाहता है, ठीक। अब फिर मान लीजिए मैं उल्टा इधर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दूं, आपको क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले तो चीन के बारे में मैं कुछ बता दूं, वैसे तो मान लीजिए 2-3 दिन पढ़ाऊंगा तभी नहीं खत्म होगा, लेकिन थोड़ा सा 15-20 मिनट चीन के बारे में बताना जरूरी है। चीन है कैसा देश, उसके बाद तब थोड़ा सा कहानी सुनाकर आवश्यकता क्यों लिखवा दूंगा, फिर मुद्दों को बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा कहानी जानना जरूरी है क्यों, तभी वो पकड़ में आएगा। हम लोग जो तथ्य रटते हैं, 2-4-10 तथ्य रट लिए, सोचते हैं लिख कर नंबर पा जाएंगे, वो नहीं पूछ रहा है। मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन बना दूं कि भारत चीन संबंध जो है वास्तव में स्वाभाविकता का संबंध है। चर्चा करें, स्वाभाविकता का संबंध है। जैसे पूछता है कि भारत इजराइल स्वाभाविकता का संबंध, तो भारत चीन का संबंध भी कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे डोकलाम विवाद रहा हो वो भी सॉल्व हुआ, लद्दाख विवाद है वो भी सॉल्व हुआ। तो हमारा चीन से जो है ऐसा संबंध है कि बिगाड़ ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए भारत, देखिए जैसे हमारे यहाँ जो है, मान लीजिए एस जयशंकर साहब विदेश नीति के एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं, देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट भी रहा है, जेन्युइन पढ़े हैं, रिसर्च किए हैं। तो ऐसी दशा में डोकलाम विवाद में भारत कहाँ झुका, याद करिए, नहीं झुका ना। ये बताइए लद्दाख विवाद में भारत कहाँ झुका, नहीं झुका। क्यों? इसलिए क्योंकि चीन युद्ध नहीं करेगा। हम ऐसा समीकरण बना के रखेंगे कि चीन युद्ध नहीं करेगा, इसलिए हमको झुकने की जरूरत नहीं है। अब वो जमाना चला गया, हम झुक नहीं सकते, हम झुकेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा रणनीति बना के रखे हैं कि चीन युद्ध कर ही नहीं सकता हमसे। तो जब ये चीज जानेंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि भारत जो है, भारत चीन के मध्य जो है संबंध बिगड़ेगा। भारत कभी कभी देखिए दबाव भी बना देता है चीन पर। चीन भी जो है देखा जाए तो लद्दाख क्षेत्र से अपनी सेना को वापस कर लिया, फिर बीच में कार्रवाई कर रहा है, अभी फिर चल रहा है, थोड़ा बहुत वो चलता रहता है। ये सब चलता ही रहेगा, जब तक भारत है, चीन है, तब तक ये सब चलेगा। 2 लाइन लिखिए जल्दी से। चीन प्राचीन से संस्कृति की बात करता है, पड़ोसी देशों के साथ अधीनस्था का संबंध विकसित करना चाहता है। इसी कारण भारत वियतनाम पर आक्रमण किया और मिडिल किंगडम कंसेप्ट की अवधारणा को स्वीकार करता है। आप ऐसे अंग्रेजी लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना लकीर का फकीर मत होइएगा। मिडिल किंगडम कंसेप्ट यही जानते हैं, अपने हिसाब से ट्रांसलेशन मत करिएगा। मिडिल किंगडम कंसेप्ट को स्वीकार करता है और वन चाइना पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहता है। एक
चाइना नीति। वन चाइना पॉलिसी का मतलब चीन के आसपास का जितना क्षेत्र है सब उसी का है। म्यांमार को भी अपना ही मानता है वो, अरुणाचल प्रदेश भी उसी का है। आप देखते हैं कि रूस का भी कुछ क्षेत्र कहता है कि हमारा है, इस तरह से उसका नीति है। मध्य एशिया से भी देशों का विवाद उसका चलता है, अभी पढ़ाता हूँ। वो जितना भी आसपास सटा हुआ क्षेत्र सब कहता है हमारा ही है। मंगोलिया की संस्कृति है ना उसकी, अब मंगोलाइट संस्कृति हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का भी है, तभी तो सब अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उक्किम सब कहता है कि हमारी तो संस्कृति है, भारत हड़प रखा है, हम लेकर रहेंगे, उसी में लिख दीजिएगा। इसी कारण हांगकांग, मकाओ, तिब्बत आदि को चीन में मिला लिया और ताइवान को भी मिलाने की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि भाई वन नेशन टू सिस्टम, पहले समझिए थोड़ा सा। हांगकांग में चुनाव होता है तो चाइना से जब पूछा जाता है कि भाई हांगकांग में चुनाव होता है, आपके चुनाव नहीं होता है, कहता है अरे कहता है कि वन नेशन टू सिस्टम, मतलब एक देश है, सिस्टम अलग अलग हो सकता है। किसी को मान लीजिए चुनाव कराने का मन है, चुनाव करा लेता है, लेकिन सब है चाइना ही। अब जानते हैं कि अमेरिका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। और इस तरह से देखा जाए तो अब ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि ताइवान से ही तो अलग होकर चीन साम्यवादी देश बना था। जो माओ और तमाम जो क्रांति युक्ति कराए थे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो सब ताइवान से ही तो अलग किया गया था। ताइवान ही तो स्थायी शासक के रूप में था, ताइवान की जगह पर ही तो चीन स्थायी शासक था, 1971 में ग्रहण किया। तो आप देख रहे हैं कि 1971 तक जो है ताइवान ही चीन का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि था। 1971 में चीन जो है ताइवान की जगह ले लिया, तो स्थायी सस्ता भी मिल गया। उसी समय जो है अमेरिका ने कहा था भारत से कि भारत को सस्ता ले लेना चाहिए। उसी समय जब भारत ने ही समर्थन किया कि चीन को जो है ताइवान की जगह पर स्थायी सस्ता दे दिया जाए, जबकि अमेरिका ने उस समय कहा, फ्रांस ने भी कहा, ब्रिटेन ने कहा कि भारत को भी सस्ता ले लेना चाहिए, स्थायी सस्ता। लेकिन हम लोग तो आदर्शवादी थे। भारत ने कहा कि जब बड़ा भाई सदस्य बन रहा है तो हमको क्या जरूरत, हमको जरूरत नहीं है एशिया क्षेत्र में। अब उसी संस्था के लिए हम लोग जो है परेशान चल रहे हैं, तो समय की बात है। तो मान लीजिए सब करिए कि आप देखते हैं कि ताइवान को जो है टू सिस्टम के तहत मिला लिया गया। मतलब वन नेशन टू सिस्टम का मतलब कि ताइवान में व्यवस्था अलग है, चीन का अंग है लेकिन व्यवस्था अलग है। अब चाइना ये चाहता है कि ये सब खत्म किया जाए, ये वन चाइना पॉलिसी होना चाहिए, वन नेशन होना चाहिए। वन नेशन टू सिस्टम क्या होता है, इसीलिए आपको ध्यान होगा कि हांगकांग में भी बार बार सेना भेजता रहता है, नहीं पढ़े होंगे, खूब पेपर में निकलता रहता है, क्योंकि वो टू सिस्टम खत्म करना चाहता है। वन नेशन, बस वन नेशन वन सिस्टम, इसलिए चाहता है कि ताइवान और जो हांगकांग का छोटा मोटा विवाद है उसको खत्म कर दिया जाए। अब समस्या ये है कि ताइवान में चुनाव होता है, ताइवान का अलग राष्ट्रपति है, लेकिन ताइवान ये नहीं कर सकता कि हम अलग देश हैं। ताइवान यही कहता है कि भाई हम हैं चीन का ही, लेकिन अलग हमारी एक व्यवस्था है। इसी के लिए जो है चीन हस्तक्षेप करना चाहता है और चीन कहता है कि नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा, टू सिस्टम में खत्म करूंगा। हांगकांग में भी जो है चीन का सब व्यवस्था चलेगा, संविधान चलेगा, ताइवान में भी चलेगा, तिब्बत में तो चलता ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो उसका विवाद है, जो आगे अभी पढ़ा देता हूँ। अब जानते हैं कि इसी तरह जैसे मैं बताया कि जिनजियांग प्रांत वाला जो विवाद है, तो यहाँ पर टर्की मुल्क के लोग रहते थे। आपको ध्यान होगा कि 90% लोग थे, अभी मैं बताया। अब चीन में जो है हान जाति के लोग रहते हैं, हान जाति के लोग रहते हैं। मंदारिन भाषा बोली जाती है। सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? मंदारिन। अरे चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा, तो मंदारिन भाषा बोली जाती है। तो आप जानते हैं कि टर्की का वो पार्ट था, उसको चीन ने मिला लिया। अब वहाँ पर सब अलगाववादी आंदोलन चलता रहता है और चीन धीरे धीरे हान जाति के लोगों को वहाँ पर बसा दिया, सब कंपनी खोल दिया, मुस्लिम लोगों को मरवा दिया, 10-5% लोग बचे होंगे बस। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, टर्की, ये सब जो देश हैं चीन से नाराज चलते। नहीं पेपर निकलता है कि चीन मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, यही क्षेत्र है जिनजियांग प्रांत है जहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। इसीलिए भारत की आलोचना चीन नहीं करता है। चीन का कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ आता है नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हम ही जब इतने लोगों को मरवा दिए तो भारत ही 200-400 लोगों को मरवा दिया तो क्या हुआ। इसलिए चीन उस मुद्दे पर एकदम भारत से सहमत रहता है। खैर छोड़िए कहानी। दूसरा जो पहलू है व्यक्तिवादी कारक, जरा सा समझिए। जैसे हम प्रश्न मान लीजिए बनाए कि भारत चीन किन मुद्दों पर जो है समान दृष्टिकोण रखते हैं, तो यही कहानी तो काम करेगा। भारत चीन किन मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं, तो किन मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं, तो देखिए मानवाधिकार का मुद्दा समान दृष्टिकोण है, क्योंकि वो भी मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, हम लोग भी करते रहते हैं, इसलिए कोई किसी का शिकायत नहीं करता है। दूसरा चीज देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अमेरिकी प्रभुत्व रोकने का, तो भारत भी और चीन दोनों भी, जो पढ़ाया हूँ उसी से जोड़ देता हूँ। या मान लीजिए सबको करिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार को ले लीजिए, तो भारत भी समर्थन करता है, चीन भी समर्थन करता है कि WTO में लोकतांत्रिक सुधार होना चाहिए, IMF वर्ल्ड बैंक में लोकतांत्रिक सुधार होना चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक नहीं पढ़ाया था ना? अच्छा पढ़ा दूंगा। IMF वर्ल्ड बैंक WTO क्वेश्चन आता है ना आप लोग, क्या आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते तो होंगे, तो हमको ये पढ़ाना है, भारत और IMF पढ़ाना है।
भारत वर्ल्ड बैंक पढ़ाना है, बाकी तो सब कार्य प्रणाली आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, बाल श्रम का मुद्दा है, भारत में भी बाल श्रम चलता है, भारत में भी श्रम मानक नहीं है। श्रम मानक का मतलब हम लोग इतना मजदूरी देंगे तो फिर सामान हम लोग का बहुत महंगा हो जाएगा ना। ये सब जो मुद्दे हैं उस पर समान दृष्टिकोण है, पूरकता का दृष्टिकोण है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि चाइना का उत्पादन क्षमता ज्यादा, भारत का सेवा क्षेत्र मजबूत, तो दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है। ये समझ बनाना है। कैसा समझ बनाना है कि कोई अभी पढ़ाता हूँ, चीन का 10 साल 20 साल पुराना जितना क्वेश्चन है खोज खाज के करिएगा, ऐसा क्या पूछ दिया है उसी में से सब लिखा जाएगा। अब जैसे चलिए व्यक्तिवादी कारक, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर दूं। व्यक्तिवादी कारक का मतलब कि जैसे मान लीजिए भारत पर नेहरू साहब का प्रभाव है, इंदिरा गांधी का प्रभाव है, मोदी साहब का प्रभाव चल रहा है, तो इसी तरह से हर देश में जो है कुछ व्यक्तियों का प्रभाव चलता है। जैसे आप देखते हैं कि माओ से तुंग, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो माओ का प्रभाव चीन पर रहा है। अब माओ सिद्धांत और व्यवहार में समन्वय की बात करता था, जितना बोला जाए उतना किया जाए, सिद्धांत और व्यवहार में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज था माओ का सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, आत्मनिर्भरता से कोई समझौता नहीं, हर चीज का उत्पादन हमको करना चाहिए। इसीलिए देखिए रूस चीन की सुरक्षा करता था, फिर भी चीन ने कहा रूस से कि भाई हमको परमाणु बम बनवा दो, क्योंकि जो माओ बोल के गया है वो सही बोल के गया है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम सुरक्षा के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमको परमाणु बम बनवा दो। जब बनवा लिया तो रूस पर ही छोटा मोटा आक्रमण कर दिया था कि तुम हमारा जमीन हड़प लिए वापस करो। खैर रूस से क्या लड़ेगा चीन, लेकिन फिर भी हसेब कर दिया। तो 1964 में परमाणु बम भी बना लिया। तो आप देख रहे हैं कि एकदम माओ को वहां पर जो है गांधी जी की तरह जो है पूजा जाता है। और दूसरी तरफ वहां पर एक राष्ट्रपति था देंग, तो जो देंग राष्ट्रपति था तो विद्वान ज्यादा राष्ट्रपति कम। उसी ने पीसफुल राइज पॉलिसी, जो आप लोग आए थे एग्जाम में 2-3-4 साल पहले, पीसफुल राइज पॉलिसी, तो पीसफुल राइज पॉलिसी का मतलब शांतिपूर्ण उदय की नीति। पूछा था जीएस में शांतिपूर्ण उदय की नीति से क्या समझते हैं, इसके तहत जो है किस प्रकार का प्रयास किया जाता है। अब भूमिका पर लिख रहे हैं। अब जो मान लीजिए बेस नहीं जानता वो मालूम क्या लिखेगा, शांतिपूर्ण उदय की नीति का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जो है विकास करना। अरे पहला लाइन लिखना चाहिए कि शांतिपूर्ण उदय की नीति चीन के राष्ट्रपति देंग द्वारा दिया गया है, और चीन ने जो है अपने विकास के संदर्भ में विदेश नीति में इस शब्द का प्रयोग किया है। ये 2 लाइन पहले होना चाहिए ना। तो आप देखते हैं कि कहीं न कहीं शांतिपूर्ण उदय की नीति उसने दिया। और शांतिपूर्ण उदय की नीति का मतलब आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने किताब लिखा था, उसी किताब को जो है देंग पढ़ा और उस किताब को पूर्णतः उसने लागू किया चीन। जब मनमोहन सिंह साहब गए थे चीन, तो चीन ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार मनमोहन सिंह साहब को दिया था और कहा था कि भाई हमारी धरती धन्य हो गई जो आप आ गए। हम लोग तो आपकी किताब से ही सीख लेकर थोड़ा बहुत अपना कर रहे हैं, इसलिए आपसे बड़ा हमारे लिए कौन हो सकता है। तो आप देखते हैं कि उसने कहा, देंग ने अपनी किताब में लिखा, वही मनमोहन सिंह साहब का किताब लेकर समझ बूझ के अपना वो भी कुछ किताब लिखा। उसने लिखा कि विकास के लिए चाहिए विदेशी पूंजी, विकास के लिए चाहिए तकनीक। तो चीन को ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे विदेशी पूंजी ज्यादा से ज्यादा आए, डॉलर भंडार बढ़ाइए, और दूसरा चीज है कि तकनीक ज्यादा से ज्यादा इजाद करिए जिससे जो है वह विकास हो सके। तो देखा जाए तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं जितना बोल गए उसी पर चीन आज भी कायम है। कोई भी तकनीक देखिए, हर चीज वही बनाता है। जितना देख कैमरा से लगाए पंखा तक, घड़ी तक, जितना देखेंगे मेड इन चाइना ही है। लिखिए 2 लाइन। माओ तथा देंग से प्रभावित है, माओ तथा देंग से प्रभावित है, माओ तथा देंग से प्रभावित है। माओ ने सिद्धांत और व्यवहार में समन्वय की बात की और आत्मनिर्भरता पर बल दिया, और देंग ने शांतिपूर्ण उदय की नीति को बढ़ावा दिया जिसके तहत आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया गया। बस इतना ही लिख दीजिए, जिसके तहत आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया गया। आर्थिक सुधार का मतलब विदेशी पूंजी मंगाना, तकनीक मंगाना। और तीसरा चीज है आधुनिकीकरण मतलब कि वहां पर उसको कहा जाता है फोर मॉडर्नाइजेशन का मतलब चीन का मानना है कि बताइए कितना बड़ा हम लोग देश है, इतनी जनसंख्या हमारी है, और ऐसी दिशा में जो है फिर भी अमेरिका हम लोग से शक्तिशाली है। जापान छोटा सा देश है, इतना अर्थव्यवस्था मजबूत किया हुआ है। ये चाइना को बहुत खलता है। तो चाइना ने फिर दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा चीज है जो अमेरिका इतना मजबूत है। तो फिर जो है चाइना ने सोचा आधुनिकीकरण। हर चीज में हम विज्ञान तकनीक का प्रयोग करेंगे, हर चीज में जितना आधुनिक हो सकते उतना आधुनिक होने का प्रयास किया जाएगा। चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण लाया जाएगा। और इसके लिए महाशक्तियों से चीन संबंध बनाएगा,
चीन अमेरिका संबंध खराब नहीं है, ये हम लोग के दिमाग से हटाना कि चीन अमेरिका संबंध खराब नहीं है, उसी तरह से बातचीत चलता रहता है। भुगतान संतुलन में जो है देखा जाए तो चीन अमेरिका को हमेशा दबाए रखता है, इतना ज्यादा सामान भेजता है और अमेरिका से कुछ नहीं लेता है। भुगतान संतुलन की समस्या जो है अमेरिका के जो है देखा जाए तो दबाव डालती रहती है। तो फोर मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि हम जो है अनेक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को लागू करेंगे, महाशक्तियों से संबंध बनाएंगे और साथ ही साथ बाजार के लिए जो है चारों तरफ जो है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, मध्य एशिया हो, कहीं चले जाइए हर जगह चीन का संबंध है। जिस तरह से अमेरिका मजबूत हुआ है उसी रास्ते पर अब चीन चल रहा है। लिख दीजिए 2 लाइन। आधुनिकीकरण में चीन कृषि, रक्षा, उद्योग सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है, ऊर्जा रणनीति पर कार्य कर रहा है और विश्व के सभी क्षेत्रों से संबंध बना रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए, आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। हम लोगों का आजादी से पहले भारत चीन संबंध बहुत मधुर था। ऐसा नहीं कि आजादी के पहले हमारा संबंध खराब था। आपको ध्यान होगा कि भारत चीन मिलकर जो है अंग्रेजों का विरोध करते थे। फिर आप देखेंगे कि 1949 में जब चीन जो है साम्यवादी देश बना तो भारत ने ही उसका समर्थन किया। भारत और भूटान यही 2 देश थे जो शुरू में समर्थन किए थे। अब फिर आप जानते हैं कि चीन ने जो है चर्चिल पर दबाव भी बनाया था कि भारत की जो समस्या उसके प्रति जो है संवेदनशील व्यवहार किया जाए। तो ये सब जो घटनाएं उससे ये प्रतीत होता है कि आजादी के पहले से हमारे चीन के साथ बहुत मधुर संबंध। अब समस्या ये था कि जब हम लोग आजाद हो गए, चीन में साम्यवाद आ गया, तो ऐसी दिशा में जो है भारत जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। जब हम लोग आजाद हो गए तो वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शांतिपूर्ण, सस्तित्वपनशील, आदर्शवादी तो है। भारत आदर्शवादी विदेश हित को बढ़ावा दिया और चीन जो है यथार्थवादी। भारत सोचा कि भाई ऐसा है कि हमारा चीन से तो मधुर संबंध ही है। और ऐसी दिशा में बाडुंग सम्मेलन और पंचशील सिद्धांत, फिर 1954 में मान लीजिए नेहरू साहब, चाय विल्लाई साहब, भारत चीन भाई भाई का सब नारा उरा लगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सब हम लोग भावना में बह के नारा लगाए। चीन की मजबूरी थी नारा लगवाना, क्योंकि चीन अभी नया 1949 में साम्यवादी देश बना था। तो आपको ध्यान होगा कि जब मैं पढ़ा रहा था शीत युद्ध और तमाम घटना, तो याद करिए उसमें बताया था कि ये जो चीन है, कुछ लिखिएगा मत, बस मैं बोल रहा हूँ जिससे थोड़ा बेसोस क्लियर हो जाए। किताब होता पढ़ेंगे, कोई किताब IR के खरीदने की जरूरत नहीं है, बस केवल करंट पढ़िएगा और कुछ नहीं। तो आप जानते हैं कि जब शुरुआती दौर में, जैसे आज़ादी के पहले जो है, आज़ादी के पहले हम लोग का जो है, अब देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो है 1949 में जब चीन साम्यवादी देश बन गया, तो यहाँ पर मैं बताया कि भारत जो है आदर्शवादी विदेश नीति का प्रयोग कर रहा था। आदर्शवादी विदेश नीति, वही पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एकदम मस्ती में था। और दूसरी तरफ जो है चीन जो है यथार्थवादी विदेश नीति का प्रयोग कर रहा था। यथार्थवादी विदेश नीति, तो चीन कैसे यथार्थवादी विदेश नीति का प्रयोग कर रहा था ये बताइए। अभी उस दिन मैं समझा रहा था कि चीन जो है, जैसे मान लीजिए चीन जब साम्यवाद बना तो अमेरिका ने घेरेबंदी नीति का प्रयोग किया, अमेरिका ने उसको घेरने का प्रयास किया। तो जब अमेरिका ने घेरने का प्रयास किया तो जरा सब बस मैप पर ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि चीन के नीचे भारत, भारत से सीमा विवाद, और फिर बगल में चीन के जापान, फिर देख रहे हैं कि दक्षिणी कोरिया में अमेरिका की सेना, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की सेना। अब चीन इस बात को सोचने लगा, समझदार व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए चारों तरफ से घिर जाता है तो 2-4 मसलों को जो है ऑफ कर देता है जीवन में। बंद करो, पहले 2-4 समस्या को बंद कर देगा, कोई विचार ही नहीं करेगा, पहले स्थिति अपनी सुदृढ़ करेगा। समझदार व्यक्ति, आप ही लोग तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फेल पास हो रहा है, चारों तरफ से समस्या लेके चलेंगे तो बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। बंद करिए 2-4 समस्या जीवन का। 2-4 समस्या वो बंद करना चाहता था, इसलिए सोचा कि अभी भारत भावनात्मक देश, अब भारत के साथ मिलकर भारत चीन भाई भाई का नारा लगाएंगे, भारत एकदम खुश हो जाएगा और 2-4-5 साल हमको राहत मिल जाएगा। इस तरह से भारत चीन का भाई भाई का नारा लगवा कर भारत को एक तरह से देखा जाए तो एकदम सेट कर दिया। अब भारत भी एकदम सेट हो गया कि भाई चीन हमारा मित्र है, बस। तो देख रहे हैं कितना आदर्शवादी धरातल पर काम कर रहा, सॉरी यथार्थवादी धरातल पर काम किया, और इस तरह से भारत शांत हो गया। जब चीन जब मजबूत हो गया तो मैं बताया कि चीन तो वन चाइना पॉलिसी पर काम करता है, मिडिल किंगडम कंसेप्ट पर काम करता है, उसके लिए भाई मित्र का कोई मतलब नहीं है, बस आक्रमण कर दिया। अब जानते हैं कि जब भाई तिब्बत वाले मसले पर भी तो भारत ने कह दिया कि भारत और तिब्बत, जो तिब्बत है वो चीन का अंग है। भारत इतना कहता है तिब्बत चीन का अंग है, लेकिन तिब्बत में अलग स्वायत्त शासी व्यवस्था होनी चाहिए। चीन कहता है आगे वाला लाइन मत बोलिए, आप बस इतना बोलिए कि तिब्बत जो है चीन का अंग है। तो अब समस्या ये कि ये सब जो चीज है इसी तिब्बत के मुद्दे पर ही तो हम लोग क्या जो है पंचशील सिद्धांत
का प्रयोग किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में तो एक गड़बड़ी ये हो गया, अब जब युद्ध हो गया तो युद्ध के बाद की परिस्थिति बदल गई। युद्ध के बाद की परिस्थिति ये बदल गई कि कहीं न कहीं जो है उस समय आप देखिए, गौर करिए, मैं आप लोग को बता चुका हूं, बस थोड़ा सा बताऊंगा। युद्ध के बाद आप देख रहे हैं कि 3 परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। पहला चीज तो ये उत्पन्न हो रहा है कि चीन अमेरिका संबंध मधुर हो गया। इसको निक्सन डिप्लोमेसी कहा जाता है विदेशी। निक्सन साहब जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि इसमें चीन साम्यवादी देश है, तो क्या हुआ, संबंध बनाने में क्या जाता है, चीन से संबंध बनाएंगे तभी तो सोवियत संघ को काउंटर कर पाएंगे। अमेरिका इतना विश्वास पात्र देश नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए भारत विश्वास नहीं करता है। अमेरिका ने चीन से ही संबंध बना लिया और 1971 में तभी तो जो है चीन को जो है स्थायी संस्था दिलवा दिया, यूएनओ में मान्यता दिलवा दिया, सब ये अमेरिका का सब काम था। तो पहली घटना तो चीन अमेरिका का संबंध मधुर हो गया। दूसरी घटना ये विश्व में घटी जो सबसे महत्वपूर्ण था कि कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो भारत का झुकाव जो है यूएसएसआर की तरफ हो गया। ये भी एक समीकरण बन गया, भाई भारत का 19 संधि हो गया। और फिर तीसरा बात ये हुआ कि विश्व राजनीति में एक परिवर्तन आने लगा, विश्व राजनीति में परिवर्तन आने लगा कि कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो देश जो है उस समय गुटबंदी को बढ़ावा दे रहे थे, शीत युद्ध की राजनीति चल रही थी। तो शीत युद्ध की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन कमजोर भी पड़ने लगा था, क्योंकि भाई भारत का झुकाव जब सोवियत संघ की तरफ होगा। अब फिर आप देख रहे हैं कि चीन यूएसएसआर, ऐसे समझिए, थोड़ा सा पहले समीकरण बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये भारत और भारत जो है ये देखा जाए तो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, ये तीनों का एक्सिस बन गया। यही तो एक्सिस बना था 1960 के बाद, बता रहा हूँ। तो ये एक्सिस बन गया, त्रिकोण बन गया। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत और यूएसएसआर के मध्य संधि हुआ। ये है समीकरण कि एक तरफ देख रहे हैं कि ये गुट बन गया और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज बन गया। तो जब ये बताइए, इसी में तो कश्मीर समस्या फंस गया था। ये सब कश्मीर समस्या अमेरिका ने फंसाया, क्योंकि हम लोग का अमेरिका के साथ संबंध मधुर नहीं रहा आजादी के बाद। उससे अच्छा तो चीन के साथ संबंध रहा है। अमेरिका के साथ संबंध 1990 के बाद ही सुधरा है। अब अमेरिका जो है देख रहे हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की सहायता करता था, अमेरिका चीन की सहायता करता था। अमेरिका जो है पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं हो सकता है, जैसे कश्मीर है वैसे ही मैं रखूंगा। तो ये सब जो बोल दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये तीसरी जो समस्या थी, विश्व राजनीति में जो परिवर्तन आया, विश्व राजनीति में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि भारत आदर्शवादी अपना करता रहा और कोई पूछने वाला था नहीं। और अमेरिका का देख रहे हैं कि ये जो त्रिगुट बना, तो ये देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया में सीधा जो है अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ। इस परिस्थिति में हम लोग का 1990 तक जो है सामान्यतः देखा जाए, मतलब राजीव गांधी साहब की जब सरकार आती है वहां तक, आप जानते हैं कि जब युद्ध हुआ, युद्ध के 10 साल तक तो हम लोग जो है दूतावास ही बंद कर रखे थे। 1976 में तो भारत का दूतावास चीन में खुला। उसके बाद आप देखते हैं कि कहीं न कहीं धीरे धीरे जब राजीव गांधी साहब की सरकार बनी, उसके बाद ही संबंध हम लोग का शुरू हुआ। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत चीन जो संबंध रहा है शुरू से ही जो है उतार चढ़ाव में चलता रहा, और हम लोग चीन को समझ नहीं पाए कि चीन किस तरह का देश है। जब भारत आजाद हुआ और जब चीन को मान्यता देना था, वहीं पर रुक के कहना चाहिए तक पहले बंटवारा हो जाएगा, पहले लाइन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको मान्यता देंगे। या जब चीन जो है जब 1949 में साम्यवादी देश बना, जब ताइवान से युद्ध कर रहा था, ताइवान से स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था, उसी समय चीन पर आक्रमण कर देना चाहिए था। जब दुश्मन परेशान होता है तो उस समय उसको और परेशान कर देना चाहिए, ये विदेशी नीति कहता है। दुश्मन को चैन से नहीं बैठने देना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दुश्मन ने जिस चैन से बैठ गया, मजबूत हो गया, फिर तो दुश्मनी निभा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको तो ऐसा पॉइंट खोजना है जब जो है वो कमजोर हो, उस समय आप आक्रमण करके अपना हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं। छोड़िए, अब 1990 के बाद की जो परिस्थिति आई, अब वो परिस्थिति क्या है उस पर जैसा हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 1990 से पहले आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है।